नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजारों में जिस तरह का एक मूव देखने को मिला आज के सत्र में, एक अच्छी तेजी के साथ ही भारतीय बाजार अभी भी कामकाज कर रहे हैं। हालांकि जो तेजी है वो छोटे और मझौले शेयरों में ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है कंपेरेटिवली इंडेक्स के। तो इंडेक्स के मुकाबले छोटे मझौले शेयर ज़्यादा तेज हैं, लेकिन जो मार्केट्स का मूव है मोर और लेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स अभी भी हरे निशान में है, लेकिन निफ्टी यानी जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वो लाल निशान के अंदर आ चुका है। एक सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखिए तो बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स में बाइंग है। स्पेशली अगर आप देखिए छोटे मझौले बैंकों में खरीदारी है, ग्लास शेयरों में एंटी डंपिंग ड्यूटी की जहां पे खबरें, जहां पे ग्लास शेयरों में कुछ खरीदारी देखने को मिली है, एजुकेशन शेयरों में कुछ एक बाइंग देखने को मिली। तो सिलेक्टिव बाइंग अलग अलग शेयरों में आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स की बात करें तो उसमें आज मेटल परफॉर्म कर रहा है, एक अच्छी बाइंग वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। फार्मा के अंदर कुछ बाइंग है, हेल्थ साथ साथ एफएमसीजी स्पेस भी है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है आज की तेजी के अंदर। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे खरीदारी का रुझान देखने को मिला, लेकिन मोर और लेस मार्केट्स में एक रेंज है और रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा है। एब्सोल्युटली। कुछ और सेक्टर्स को देख लेते हैं जहां पर अच्छी बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो आज दायरे में जरूर है कारोबार, और निफ्टी 50 भी फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन के साथ ही कामकाज कर रहा है। लेकिन टेलीकॉम शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, आइडिया, ऑन मोबाइल ग्लोबल में भी अगर आप देखेंगे तो 2% तक की भी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा रियल्टी सेक्टर में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एनबीसीसी, ओबरॉय रियल्टी, नीतीश एस्टेट्स, आरपीपी इंफ्रा जैसे शेयर्स में आज करीब 3 से लेकर 10 और 11% तक का भी उछाल देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी आज जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर सभी शेयर्स हैं। एसपीएमएल इंफ्रा, श्रीराम ईपीसी, आईटीडी सीमेंट और जेपी इंफ्राटेक जैसे शेयर्स में भी 5 से 10% तक की तेजी देखने को मिल रही है। मेटल सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वेदांता, हिंडाल्को तो अच्छी तेज है ही, साथ ही आप देखें छोटे मझौले जो शेयर्स हैं, प्रकाश इंडस्ट्रीज और पेनार इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अभी सुमित ने भी बताया कि ग्लास पर खासतौर पर जो इंपोर्टेड चाइनीज टेम्पर्ड ग्लास है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार लगा सकती है। एक सेक्टोरल बूस्ट मिल रहा है और उसी का रिफ्लेक्शन आप ग्लास सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। 2 से 5% तक की तेजी यहां पर भी इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपका बाजार के इस एडिशन की। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं। अगर आप भी इस शो में शामिल होना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो शेयर के ऊपर आप SMS के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 012042582237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर 784200 पर आप हमारे को 7840020000 पर आप हमें अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेरीज। शेयर लिखिए, उसका भाव लिखिए और प्राइस लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान आज की इस एडिशन में मौजूद हैं। आशीष अंदानी और साथ ही राजेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बोथ द गेस्ट्स। शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। आज का पहले दर्शक का सवाल हमारे पास आ चुका है। इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर पंजाब से मिस्टर RK सिंगला मौजूद है। मिस्टर सिंगला, गुड मॉर्निंग टू यू। पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने 550 शेयर मुंजाल ऑटो के लिए थे 118.90 इन द ईयर 2014। ठीक है, 2 साल आप ऑलरेडी वेट कर चुके हैं और आपको थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? थोड़ा और रुक सकते हैं आप? हाँ जी, टाइम इज नो कंसिडरेशन। जी ठीक है, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर शर्मा, सवाल आपसे लेंगे। सबसे पहले पुंजाल ऑटो पर आपकी क्या राय होगी? 118.90 पर खरीदारी की हुई है। 2 साल ऑलरेडी वेट कर चुके हैं और इनकी क्वांटिटी काफी कम हो चुकी है। यहाँ पर कंसर्निंग फैक्टर जरूर है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, मुंजाल ऑटो अच्छे ग्रुप की कंपनी है सिंगला साहब। मेरी राय ये बनती है कि बाज़ारों की भी जो है आगे जो है एक छोटे से रिएक्शन के बाद अच्छा ही हम देखते हैं। तो ब्रॉडर रिकवरी के चलते मुझे लगता है कि स्टॉक में तेज़ी बननी चाहिए। आप 74 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कीजिए, क्योंकि चार्ट्स में भी मजबूती है, साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। जी सचिन शाह मौजूद है हमारे साथ महाराष्ट्र से। शाह साहब नमस्कार। हेलो जी शाह साहब, सुन पा रहे हैं आप? मैंने कॉफी डे एंटरप्राइज बाय किया हुआ है। किस भाव पे? 290। जी, और टाइम फ्रेम क्या आपका? हेलो, क्या टाइम फ्रेम है आपका? 1 to 2 ईयर। ओके। आशीष, सवाल है इनका कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर। 500 शेयर हैं, 290 पे खरीदारी है। करीब खरीदारी से 35-40 रुपए घाटा हो रहा है। क्या राय रखते हैं आप इसे? नहीं, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। अगर हम चार्ट्स भी देखें
तो शेयर एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन मोड में है। जिस प्राइस पे इन्होंने ख़रीदा है मेरे ख्याल से वो हाईएस्ट प्राइस के आसपास का है, बट नेवरदिलेस इनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक का एक बहुत अच्छा सपोर्ट 235-240 के लेवल्स के आसपास बन चुका है। अगर चाहे तो मीडियम टर्म अगर ट्रेडर हैं तो 240 के आसपास का एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं, और मुझे लगता है एक साल में ये स्टॉक करीब 325 के आसपास तक का लेवल दिखा सकता है, तो बिल्कुल होल्ड करें। जी, बने रहने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एसएमएस के जरिए सवाल आया है। हरियाणा से संजू ने यह सवाल पूछा है। वेल्सपन कॉर्प पर जाना चाहते हैं। 6800 शेयर्स हैं इनके पास और इनका जो परचेसिंग प्राइस है 70 का है। 12 रुपए के आसपास का इनको प्रॉफिट भी अभी हो रहा है। मिस्टर शर्मा, आपकी क्या सलाह होगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, चार्ट्स में भी कोई शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म वीकनेस मुझे दिखाई नहीं देती। इनके पास अच्छी क्वांटिटी है और ये प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से इनको भी रोकना चाहिए और स्टॉक को जो है होल्ड कर सकते हैं। ये फिलहाल 104-5 के समय जो भाव चल रहा है उसमें 10% का अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हैं 94 के लेवल से, आई थिंक। जी, चलिए, तो आपको राय दी गई है। एक सवाल संजू का ले लेते हैं। हरियाणा से सवाल है, रादर संजू सवाल से हम बातचीत कर चुके हैं। शुभम से बातचीत का एक सवाल लेते हैं, पंजाब से है। बॉम्बे डाइंग को लेकर सवाल पूछा गया। करीब 2000 शेयर हैं, 4680 के भाव पे खरीदारी है। आशीष, वैल्यू वाइज बॉम्बे डाइंग ठीक ठाक कंपनी है, एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी ये शेयर अभी। आपकी राय कहती है शेयर में अभी जिस तरह का भाव है इनकी खरीदारी थोड़ा सा ऊपर है, क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, फंडामेंटली भी हम देखें तो टेक्सटाइल कंपनीज में पिछले 2 साल में जो तेज़ी आई है, ये पर्टिकुलर स्टॉक इसमें परफॉर्म नहीं किया और इसकी रीजंस भी हैं जो स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक है। बट ऑफ लेट मुझे लगता है 40-45 के जोन में बहुत अच्छा इसने एक सपोर्ट ले लिया है, जहाँ पे एक डबल बॉटम मीडियम टर्म चार्ट्स पे दिखता है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है, और अगर 55 रुपये के लेवल्स को ये ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से 70-75 तक की ट्रेंड में जा सकता है। इनके लिए मेरी सलाह यही होगी कि यहाँ पे ये एवरेज कर लें, और स्टॉप लॉस जो एक बनता है यहाँ पे 45-44 रुपीज़ के आसपास का बनता है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है इनके लिए। तो एवरेजिंग से इनकी कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, और अगर इनको 80-85 रुपये के आसपास का लेवल दिखता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। होल्ड करके चले, अगर इनके पास कैश है तो और ये एवरेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। जी बिल्कुल, करंट लेवल्स पर आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं, और अगर लंबी अवधि का आपका नजरिया है तो 75 तक के भी अपसाइड लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगले सवाल के लिए हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर। उदयपुर से सीमा ने हमें कॉल किया है। नमस्कार सीमा, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, पूछिए सीमा जी। हाँ जी मैडम जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास एक्शन कंस्ट्रक्शन है जी, किस भाव पर आपने लिया है? मैंने 46 पर लिए है। मैं इसको होल्ड करूँ या और भी खरीदना चाहती हूँ तो मैं खरीद सकती हूँ क्या? आपका नजरिया क्या है सीमा जी, पहले ये बताइए कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहती हैं या छोटी अवधि के लिए? 4 से 6 महीने का नजरिया है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 6 महीने तक का नजरिया मिस्टर शर्मा, इनका एक्शन कंस्ट्रक्शन पर अराउंड 46-48 के लेवल्स पर ही खरीदारी की हुई है। फिलहाल उसी लेवल्स पर चल भी रहा है और करंटली और ऐड भी करना चाहती हैं। क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, ऐड तो मैं ये कहूँगा कि अभी ना करें, लेकिन ये फिलहाल जो इनकी प्रेजेंट पोजीशन है, क्योंकि स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है और जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो अप ही है, तो मुझे लगता है इन्हें होल्ड करना चाहिए अराउंड 39 के स्टॉप लॉस के साथ। और कोई वीकनेस, और अगर एवरेज करना, अगर ये लेना चाहती हैं तो इसी के आसपास फिर लेने की सोचें, नहीं तो नहीं। जी, चलिए, बातचीत करने के लिए सागर हैं, कर्नाटका से मौजूद हैं। सागर जी नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार सागर जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हाँ सर, बोलिए सर। जी, पूछ सकते हैं अपना सवाल सागर जी। सर, मैंने आरबी दिन को बाय किया था सर 88 पर। ओके। अभी वो नीचे है सर, उसका क्या है? किस भाव पे खरीदारी आपकी? सर शॉर्ट टर्म का है सर। नहीं, आपने किस भाव पे खरीदारी की है? सर 88 पे। ओके। आशीष, इनका सवाल आरवी डेनिम पर है। 10,000 शेयर हैं और करीब 88 रुपए के भाव पे खरीदारी है। छोटी अवधि का नजरिया, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी ठीक है, एक बड़ा मूव इसमें ऑलरेडी आ भी चुका है। इनफैक्ट ये सुपर शेयर के तौर पर बताया गया था, लक्ष्य भी इसका अचीव हुआ। आपकी राय बताइए, क्या कहती है आरवी डेनिम के ऊपर? नहीं, टेक्निकली अगर हम देखें तो 89 के आसपास ही इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहाँ से कई बार ये शेयर पलटा है। तो मेरी इनको सलाह पहले तो ये रहेगी कि अगर ये शेयर 90-95 के आसपास आए तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है। उसके बाद उसमें एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखें अपने कॉस्ट से 5-7 रुपये नीचे, जिस भी
लेवल पे अगर 90 रुपीज़ आ रहा है तो 85-82 के आसपास का उस समय स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। और इस स्टॉक में 50% प्रॉफिट बुक करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल मुझे लगता है 112 रुपये का है। करंट के हिसाब से तो बिल्कुल होल्ड करके चलें। अभी जो बहुत इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, जो इसका मूविंग एवरेज आ रहा है वो 71 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, वो अभी के हिसाब से इसका मूविंग एवरेज बनता है। बट मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा, यहाँ पे एग्जिट करने की इनको सलाह नहीं, क्योंकि स्टॉक एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में आ चुका है और मुझे लग रहा है ये अप ट्रेंड 90 रुपये तक तो एटलीस्ट जा करके टच करना चाहिए। वहाँ से भले हम थोड़ी सेलिंग देखें तो मीडियम टर्म में इसका आउटलुक पॉजिटिव है, तो इसको होल्ड करके चलें। जी, बने रहने की सलाह आपको आरवी डायनेमिक्स पर दी गई है। आप देख रहे हैं आपका बाजार, बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं। मार्केट्स मोर लेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। निफ्टी अब फ्लैट है, 8338 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। लेकिन एक अहम ट्रिगर जो मार्केट्स के लिए था वो था कैबिनेट की रीशफलिंग, और लगातार आप जी बिजनेस पे बड़े बड़े चेहरे जो कि कैबिनेट के हैं वो देख भी रहे हैं। और इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, सर मिस्टर पीपी चौधरी मौजूद हैं, MOS इलेक्ट्रॉनिक्स IT लॉ एंड जस्टिस के। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपके नए पदभार के लिए। सर सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यही है कि पदभार संभालने के बाद पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पहली प्रायोरिटीज जो आपके सामने होंगी वो क्या होंगी? देखो, ऐसा है कि जहाँ तक प्रायोरिटीज का सवाल है, जहाँ तक मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस का या चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, दूसरी IT और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो, जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के पहले कैसे काम का एग्जीक्यूशन हो, ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है जी। क्योंकि आज की तारीख में जो प्रॉब्लम आ रही है, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, उसमें एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। तो जो वर्क जो है, पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र भाई मोदी जी की पॉलिसीज़ बहुत बढ़िया हैं और ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि पहली बार ऐसा हुआ कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उस तक सरकारी योजनाओं का फ़ायदा कैसे पहुँचे, और उन योजनाओं का फ़ायदा जो है वो डेडलाइन के, जो डेडलाइन फिक्स करती है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, डिपार्टमेंट ने फिक्स कर रखा है, मंत्रालय ने फिक्स कर रखा है, उस समय के पहले पहले पहुंचना चाहिए जी। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता। बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर आप खुद भी हैं और लॉ एंड जस्टिस के जब आप मिनिस्टर बन रहे हैं, क्या कुछ अभी चैलेंजेस पूरी जुडिशियल सिस्टम में अभी आपको लगते हैं? क्या नए रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, खास तौर पर जिस तरीके का पूरी कंट्री का फोकस है अभी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर, उसे फास्ट ट्रैक करने में किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे सर इस कार्यकाल को? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक चैलेंजेस की बात आप करते हैं, मेरा वकालत में, प्रोफेशन में 38 साल का अनुभव है। मैं 1978 से हूँ प्रोफेशन में। उससे मुझे सबसे बड़ा उसका फ़ायदा जो मुझे मिलेगा इस अनुभव का, उस अनुभव को मैं काम लूँगा विभाग की समस्याओं को, विभाग की नीतियों को और विभाग के कार्यों को समझने में मुझे बहुत जल्दी में समझने की कोशिश कर सकूंगा, क्योंकि इस अनुभव का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ मिलेगा। और जहाँ तक आप जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स की बात कर रही हैं, हमेशा सरकार जो है वो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए हमेशा तत्पर हैं और ये हमारे संविधान की भी मंशा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए जी। और जुडिशरी और सरकार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और बना रहेगा। और जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप हैं, और उनको पूरा किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मोदी जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मैं उस विश्वास पे खरे उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा जी। और उसी के साथ में उन्होंने जो मेरे सीनियर जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हैं रविशंकर प्रसाद जी, बहुत ही अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं भी, और उनका अनुभव जो है मेरे लिए बहुत काम आएगा जी, मुझे सीखने को मिलेगा। ओके।
और सीखते रहना चाहिए। कभी आदमी जो है ज्ञान में कंप्लीट नहीं होता चाहिए, और सीखना जो है हमेशा मुझे मिलता रहेगा और उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम टीम वर्क के रूप में काम करके जी कि विभाग में जो है दोनों मिनिस्ट्री जो हैं वो अपने आप में एक अनुकरणीय काम करें। जो मोदी जी ने विश्वास रखा हम दोनों पे, हम उस पे खरे उतरेंगे। सर, क्योंकि आप ऑलरेडी किसानों के लिए काफ़ी काम काज कर चुके हैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ, अब आप इसको कैसे कोरिलेट करेंगे किसानों के साथ, और स्पेशली राजस्थान जिस एरिया से आप अपने पहले भी आप काफ़ी समय से सरोकार रखते हैं, उस एरिया के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स? किसानों की बात आप बिल्कुल ठीक बताया आपने। किसानों की तकलीफ मेरे बिल्कुल जहन में है, और मैं किसान परिवार से हूँ। और मैं बता दूं आपको कि मेरा परिवार अभी भी पूरा किसान परिवार हैं, और मेरे घर में मेरे परिवार, मेरे भाई वगैरह जो है मेरे परिवार वाले हैं, अभी भी वो खेती करते हैं। और मैंने भी मेरे जीवन में, मैं बता दूं आपको, जब तक मैं 10वीं क्लास तक पढ़ता था, बैलों के द्वारा मैंने हल चलाया हुआ है, सारी खेती की हुई है खेत में। और जितना भी खेत का काम होता है जो एक किसान करता है, मैंने पढ़ाई के साथ साथ जब तक मैंने यूनिवर्सिटी में गया तब तक मैंने किया, उसके बाद में भी करता रहा जब तक मैंने बीएससी की। और बीएससी के दौरान तक में मैं पढ़ाई भी की साथ में, और खेती का काम भी किया। और अभी भी खेती मेरे से छुट्टी नहीं है, मैं खेत है मेरे, और मैं खेत में जाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये काम चाहे फ़ायदे का हो रहा है या नहीं रहा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। लेकिन आज की तारीख में किसान जो है, धीरे धीरे जो किसानों को परेशानी आई है कि आज गांव जो है, किसान जो है धीरे धीरे इतने सालों से 60 सालों से जो शासन हुआ है, बड़ी गलत नीतियों का हुआ है, उसमें गांव मजबूरी की शरण स्थली बनता जा रहा है। और किसान 100 रुपये लगाता है और उसको 67 रुपये मिलते हैं जी। फिर भी उसकी हिम्मत देखिए, वो उस पर टिका हुआ है। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा है, गांव के बारे में सोचा है, गरीब के बारे में सोचा है, मजदूर के बारे में सोचा है, और सोच कर करके, और ये देखा, आप देखिए कि सामाजिक सुरक्षा की योजना का सबसे ज्यादा फायदा किसान को मिलेगा, मजदूर को मिलेगा और गांव के गरीब को मिलेगा जी। और किसानों के लिए गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीधा के सीधा ग्राम पंचायतों को पैसा भिजवाना, एक पंचायत को लगभग एवरेज 80 लाख रुपए उसके पॉपुलेशन के हिसाब से जी 5 साल में ये देना, ये शो करता है कि उनको गांव की चिंता है। और गांव में सबसे ज्यादा किसान रहते हैं, आज 70 करोड़ लोगों की उनको चिंता सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियां जो हैं वो किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, जी मिस्टर चौधरी, लेकिन गांव के मजदूरों के लिए हैं जी। और गांव का किसान, गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, शहर मजबूत होंगे। ओके, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्पेशली रूरल एरियाज हो चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस हो, कि बहुत बड़ा रूरल जनरेशन होता है इन एरियाज से, इसको लेकर कैसे गवर्नमेंट कामकाज करेगी? देखिए, आप डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। वो भी एक स्किल इंडिया से मैं ये कह सकता हूँ कि मंत्रालय जो है उससे एक तरह का कनेक्शन होगा है उसका भी। और इसमें जो है डिजिटल इंडिया में, और डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया, इसके द्वारा बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि 2022 तक 30 करोड़ लोगों को, 30 करोड़ युवाओं को स्किल किया जाए। अगर हमारे युवा स्किल होंगे, और जिसमें डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा, डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान होगा, अगर इतने युवा अगर होंगे तो मेक इन इंडिया जो है हमारा सपना जो है, अगर स्किल अच्छी तरह से होगा तो अच्छा प्रोडक्ट आएगा। तो देश जो है इंपोर्ट करने की बजाय, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जिसको हम एक्सपोर्ट नहीं करें, हर प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करने वाले बने। अगर ये स्थिति हमारे देश में अगर आ गई जिस दिन, उस दिन सारे का सारा कोई जो यूथ है वो अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा, और देश जो है अपने आप में विश्व में एक बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त करेगा। जी मिस्टर चौधरी, क्योंकि ऑलरेडी हम आईटी एक्सपोर्टर हैं, बड़े चाहे यूएस हो, यूरोप हो, मेजर रेवेन्यू जनरेटर हैं उन्हीं एरियाज से, और जिस तरह की इंटरनेशनल सिनेरियो है, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है आईटी की ग्रोथ इंडिया डोमेस्टिकली ज़्यादा बेहतर, या फिर अभी भी कुछ और ऐसे जोग्राफिकल एरियाज हैं जिन पे फोकस करना चाहिए स्पेस को?
ऐसा है कि सबसे बड़ा जो फोकस करना चाहिए मेरा मानना है, आईटी में भी हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा, और आगे भी भविष्य जो है इंडिया का आईटी का एक्सपोर्ट का और भी बहुत बढ़ेगा, और इसमें जो संभावना है ग्रोथ की उसमें बहुत अच्छी संभावना है। और दूसरी बात जो है मैन्युफैक्चरिंग की, जहाँ तक सॉफ्टवेयर में तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर जो हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो मामला है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत अच्छी योजनाएं बना रखी हैं, जिसमें बाहर की कंपनीज के लिए 100% जो एफडीआई का जो कर रखा है, ये देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाहर की कंपनियां जो हैं उनका रुझान शुरू हो गया है, और उसके बाद में इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे इंडिया एक विश्व का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं उनके टीम का एक सदस्य हूं। हमारे कैबिनेट मंत्री जी भी, रविशंकर प्रसाद जी भी उस टीम के सदस्य हैं, और हम दोनों सदस्य जो टीम के सदस्य एक टीम के रूप में काम करके और प्रधानमंत्री जी का ये जो सपना है कि जो भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसके लिए हम दोनों काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चौधरी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए।